संसद के मॉनसून सत्र में आज भी मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्षी दलों का विरोध जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से सर्वदलीय बैठक के बाद भी गतिरोध नहीं टूट सका है। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने और पीएम मोदी के सदन में बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने संकेत दिया है कि लोकसभा में उनकी तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज सदन में आरोप लगाया कि विपक्षी दल जानबूझकर मणिपुर पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। दिन भर संसद में हुए शोर शराबे के बाद शाम में लोकसभा में बायोडायवर्सिटी बिल और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल पारित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को लेकर टिप्पणी की है। बीजेपी ने कहा कि संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी किया था, लेकिन आज विपक्ष बिखरा हुआ और दिशाहीन है। पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने लिखा है कि चाहे जो कहें, हम मणिपुर में प्यार और शांति लौटा कर रहेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि आलोचना से लगता है पीएम को नाम पसंद आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि प्रधानमंत्री इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं। जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में करीब 3 महीने बाद आज से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से शुरू कर दी गई है। मणिपुर के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक ये छूट स्थायी आईपी एड्रेस वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शंस पर ही लागू होगी। ब्रॉडबैंड सेवा का इस्तेमाल करने वाले वाईफाई हॉटस्पॉट की मंजूरी भी नहीं देंगे। सरकार ने घर से काम करने वालों, बिल भुगतान, एलपीजी सिलेंडर बुकिंग जैसी ऑनलाइन सेवाओं में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए ये राहत दी है। मणिपुर में हिंसा के विरोध और जो जनजातियों के समर्थन में मिजोरम की राजधानी आइजोल में हजारों लोगों ने सड़क पर शांति मार्च निकाला। सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन नाम की संस्था की ओर से आयोजित इस प्रदर्शन में राज्य के मुख्यमंत्री जोरामथांगा, उप मुख्यमंत्री ताव नलुया समेत विरोधी दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। मणिपुर में 3 मई से जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जिसमें करीब 150 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के करीब 3 महीने गुजर जाने के बावजूद मैती और कुकी समुदाय के बीच तनाव बना हुआ है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक सर्वे पर रोक लगाने के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगाई थी और मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए वक्त देने की बात कही थी। वाराणसी की निचली अदालत ने 21 जुलाई को परिसर में खुदाई समेत सभी वैज्ञानिक तरीकों से सर्वे का आदेश दिया था। ज्ञानवापी से जुड़े सिविल मुकदमे में हाईकोर्ट ने फैसला 28 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। 11 वर्ष पुराने गीतिका शर्मा सुसाइड केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्य आरोपी गोपाल कांडा को बरी कर दिया। वर्ष 2012 में गीतिका शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद गोपाल कांडा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उन्हें 18 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा था। अदालत से बरी होने के बाद गोपाल कांडा ने दिल्ली के कालका देवी मंदिर में दर्शन करते हुए तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अदालत और ईश्वर पर विश्वास जताया। गोपाल कांडा 2009 में हरियाणा के सिरसा से निर्दलीय विधायक बने थे और हुड्डा सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर थे। पाकिस्तान की मीडिया ने भारत से पाकिस्तान गई अंजू नाम की महिला का पाकिस्तानी नसरुल्लाह से निकाह का दावा किया है। हालांकि आज तक से बातचीत में नसरुल्लाह ने अंजू से निकाह की खबर से इनकार किया। पाकिस्तान की मीडिया में अंजू और नसरुल्लाह के निकाहनामे और हलफनामे की 2 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसमें अंजू का नाम फातिमा बताया जा रहा है और 25 जुलाई को ही दोनों के निकाह का दावा किया जा रहा है। अंजू नाम की महिला हरियाणा के भिवानी से अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान गई थी और जल्द वापस भारत लौटने की बात भी कही थी। लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि नाम में क्या रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्षी नेताओं को यही बताने की कोशिश की कि अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने से कुछ नहीं होता, उन्हें कोई फायदा इसका नहीं मिलने वाला। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान आज मॉनसून सत्र से पहले, संसद के मॉनसून सत्र से पहले बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि नाम में इंडिया लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया नाम तो भारत को गुलाम बनाने वाली ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी था और इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया शब्द आता है और इसीलिए नाम से कुछ नहीं होता, ये कहा आज प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सांसदों को।
प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि प्रधानमंत्री इंडिया नाम से घबरा गए हैं और विपक्ष का यह गठबंधन ही असली इंडिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आज ट्वीट करके यह लिखा कि हम इंडिया हैं और हम मणिपुर में आइडिया ऑफ इंडिया को फिर से स्थापित करेंगे। और इस मुद्दे पर आज संसद में भी काफी हंगामा हुआ और अब यह राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां इंडिया शब्द के कॉपीराइट को लेकर एनडीए और विपक्षी दलों में लगातार संघर्ष हो रहा है और दोनों ही ये कह रहे हैं कि असली इंडिया वो है। मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं। मणिपुर में मकाना जलाए और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। इंडिया टीम যখন খেলতে নামে इंडिया इंडिया তখন কি আর কেউ মুজাউদ্দিন বলে? इंडिया टीम দেশটার নাম কি इंडिया। व्हाट इज योर मदरलैंड? আমরা লিখি इंडिया। তো इंडिया 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 যত इंडिया নামের সাথে যুক্ত করে ওনারা যত বাজে বাজে কথা বলবে তত মনে হবে যে নামটা ওনাদের পছন্দ হয়েছে। बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। तो इंडिया तो हजारों चीजों में, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, सारे भारतवासी हैं, तो इंडिया के हम लोग हैं। ये बताएं कि जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले कहाँ थे? हम लोग तो मुल्क आजाद कराने के लिए जान दे रहे थे, उस वक्त इनका कहीं पता भी नहीं था। जब मुल्क आजाद हो गया उसके बाद गद्दी दखल करने के लिए ये लोग चले आए, तो इसलिए उनको कहने का हक है, क्योंकि वो उसमें थे ही नहीं। वो हमारा इंडिया था, हमने आजाद कराया और आज भी हम उसके लिए जान दे रहे हैं और जान देने के लिए पूरी लोग तैयार हैं। तो आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री आए और जब से विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है उसके बाद से इस इंडिया नाम पर प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली प्रतिक्रिया है। पहली बार आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी है इस बैठक में, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी के सभी सांसद मौजूद थे। इस बैठक में बीजेपी के सभी मंत्री मौजूद थे और इस तरह की बैठक आमतौर पर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बुलाई जाती है कि अब जो संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र, इसमें क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सांसदों को कहा है कि आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। असल में जब से विपक्ष के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा तब से ही बहुत सारे लोगों को यह लगने लगा कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है और एक अगर उन्होंने नाम ऐसा सुंदर बढ़िया रख लिया इंडिया तो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। और अब न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में, अखबारों की हेडलाइंस में उन्हें प्रमुखता से जगह मिलेगी और हर जगह वो ऐसा एक इंप्रेशन लोगों के ऊपर छोड़ पाएंगे कि वही इंडिया है, यानी वही देश है, क्योंकि हर जगह अब उन्हें इंडिया कहकर संबोधित किया जाएगा और लोगों को ऐसा भ्रम पैदा होगा कि जो इंडिया है वो असल में विपक्षी दल है। अब आज बहस इस बात पर हो रही है कि नाम में क्या रखा है, नाम बड़ा होता है या काम बड़ा होता है। दूसरी बहस इस बात पर है कि भारत और इंडिया में से आप किसे चुनेंगे। आप अक्सर ये लाइन जरूर सुनते रहते होंगे कि नाम में क्या रखा है। अब वैसे बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। जब आप अपने बच्चे का नाम रखते हैं तो बहुत प्यार से उसका बहुत सोच समझकर नाम रखते हैं। जब आप अपनी कोई कंपनी बनाते हैं तो बहुत सोच समझकर उस कंपनी का नाम रखा जाता है। आज भी बाजार में कोई भी प्रोडक्ट अगर लाया जाता है तो वो कंपनी ये जरूर सोचती है, पहले बहुत रिसर्च की जाती है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखा जाए, इस गाड़ी का नाम क्या रखा जाए, इस जूते चप्पल का नाम क्या रखा जाए, कपड़ों के ब्रांड का नाम क्या रखा जाए। तो बहुत सारे लोग नाम पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आज बड़ी बहस यह है कि नाम आपने बहुत अच्छा रख लिया, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट बकवास है, बेकार है, अगर
आपने एक गाड़ी ली जिसका नाम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो गाड़ी अच्छी ना निकले तब आप क्या करेंगे? यानी अगर उसका काम अच्छा ना हुआ तो आप क्या करेंगे? ये जो आप सुनते रहते हैं लाइन कि नाम में क्या रखा है, असल में ये लाइन मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर के एक नाटक से ली गई है जिसका नाम है रोमियो एंड जूलियट। बड़ा मशहूर नाटक था ये। इस नाटक में जूलियट एक जगह ये कहती हैं कि नाम में क्या रखा है। अगर गुलाब के फूल को गुलाब ना भी कहा जाए तब भी उसकी खुशबू बदलती नहीं है, तब भी उसमें से खुशबू गुलाब की ही आएगी, चाहे आप उसका कुछ भी नाम रख दीजिए। यानी नाम बदलने से ज्यादा कुछ नहीं होता और नाम बदलने से कभी नीयत नहीं बदलती। इसलिए नाम और नीयत ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। और अगर आप बबूल के पेड़ को गुलाब कहने लगे तो क्या उसमें से गुलाब की खुशबू आएगी? आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि ब्रिटेन की जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के करोड़ों लोगों को अपना गुलाम बनाया, उस कंपनी के मूल नाम में कभी इंडिया था ही नहीं। क्योंकि आज ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस कंपनी का जिक्र किया है। तो आज थोड़ा आपको उस कंपनी का इतिहास बताते हैं। वर्ष 1599 में स्थापित हुई इस कंपनी का नाम शुरुआत में इंग्लिश एसोसिएशन ऑफ द मर्चेंट एडवेंचरर्स था और यह कंपनी अंग्रेजों ने इसलिए बनाई थी क्योंकि वो अपने ईस्ट यानी पूर्व में स्थित भारत देश के साथ व्यापार करना चाहते थे। भारत में आने के बाद इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया, लेकिन नाम बदलने से इस कंपनी की नीयत नहीं बदली। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस कंपनी का उदाहरण दिया कि इस कंपनी के नाम में भी इंडिया शब्द था, लेकिन इसकी नीयत कभी बदली नहीं। इसकी नीयत हमेशा से भारत विरोधी थी। ये कंपनी हमेशा से भारत को लूटना चाहती थी। हालांकि इसने भारत के लोगों को प्रभावित करने के लिए, अपने आप को यहीं की कंपनी बताने के लिए अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर रख लिया था। इस कंपनी ने भारत के साथ वही किया जिसका इसने अपने लिए लक्ष्य रखा था, और लक्ष्य था भारत को लूटने का। भारत लगभग 190 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम रहा और यहां बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। 17वीं शताब्दी में नेदरलैंड से जो कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी उसका नाम VOC था, लेकिन भारत के लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा करने के लिए इस कंपनी ने भी अपना नाम बदलकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया था। लेकिन नाम बदलने से यह कंपनी भी भारत के प्रति ईमानदार कभी नहीं हुई और इंडिया को इस विदेशी कंपनी ने भी खूब लूटा, जमकर लूटा। यानी हमें उन कंपनियों ने ही सबसे ज्यादा लूटा है जिन कंपनियों के नाम में इंडिया शब्द था। इसी तरह पुर्तगाल, फ्रांस और स्वीडन से जो कंपनियां समुद्र के रास्ते भारत में व्यापार करने के लिए आई, उन कंपनियों के नाम में भी पहले इंडिया नहीं था, लेकिन बाद में इन तमाम कंपनियों ने भी अपना नाम बदलकर उसमें इंडिया शब्द को जोड़ लिया था। और लंबे समय के बाद भारत के लोगों को यह समझ में आया कि इन कंपनियों ने अपना नाम तो बदला, उसमें इंडिया शब्द तो रख लिया, लेकिन भारत के प्रति, इंडिया के प्रति उनकी सोच हमेशा वैसी ही थी जिसमें भारत के लोगों को अपना गुलाम समझा जाता था। यानी इनके नाम में तो इंडिया था, लेकिन इन्हें इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। वर्ष 1906 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की, तब इस पार्टी का नाम भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया था। इसमें भी इंडिया था। मोहम्मद अली जिन्ना भी यही कहते थे कि वो इंडिया है और उनकी पार्टी इंडिया के सभी मुसलमानों का नेतृत्व करती है। लेकिन बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी राजनीति के लिए इंडिया नाम का दुरुपयोग करके इस इंडिया के ही दो टुकड़े कर दिए और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना लिया। आजादी के बाद जब भारत में इमरजेंसी का काला दौर आया, तब भी राजनीति में इंडिया नाम का बहुत दुरुपयोग हुआ था। वर्ष 1977 में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने एक नया नारा दिया था और वो नारा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यानी इंदिरा गांधी ही इंडिया है और इंडिया ही इंदिरा है। उस समय इस नारे के बाद हर कोई यह कहने लगा था कि इंडिया और इंदिरा का नाम भारत के लोगों के जहन से इमरजेंसी की यादों को पूरी तरह मिटा देगा, लेकिन यह भी नहीं हुआ। इंदिरा और इंडिया का नारा देकर भी तब कांग्रेस पार्टी 1977 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हार गई थी। और इससे यह पता चलता है कि नाम के साथ लोग काम भी देखते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, नाम के साथ साथ लोग काम भी देखते हैं, नाम के साथ साथ नियत भी देखते हैं। और इस बात को आप कुछ और उदाहरणों के जरिए आज समझ सकते हैं। वर्ष 1977 में सिमी नाम का एक संगठन एक छात्र इकाई के रूप में अस्तित्व में आया था
और तब इसके नाम में भी इंडिया शब्द का दुरुपयोग किया गया था। सिमी का मतलब था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इस संगठन ने भारत में कई बम धमाके करवाए जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और इसके बाद सिमी को भारत में बैन कर दिया गया। तो सिमी में भी इंडिया शब्द था। सिमी और उसके जैसे अलग अलग संगठनों के सक्रिय सदस्यों ने बाद में एक नया संगठन बनाया जिसका नाम था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इस संगठन को भी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए पिछले साल बैन कर दिया गया था। अब अगर आप इस नाम पर ध्यान दें, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब तो यह है भारत का लोकप्रिय फ्रंट। लेकिन सिर्फ यह नाम रख लेने से क्या लोग यह मान लेंगे कि पीएफआई भारत का एक बहुत ही लोकप्रिय फ्रंट है? अगर लोकप्रिय फ्रंट है वो भी इंडिया का, तो फिर इसे बैन क्यों किया गया? इन संगठनों के अलावा और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे रीहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल जैसे संगठनों ने भी खुद को इंडिया बताते हुए भारत विरोधी गतिविधियों को खुलकर अंजाम दिया है, और बाद में इन सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना पड़ा, जिससे यह समझ में आता है कि नाम का अपना एक प्रभाव तो जरूर होता है, लेकिन नाम की आड़ में ब्लैक को हमेशा व्हाइट नहीं किया जा सकता। और यह बात हमारे देश के लोग भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ जिहाद की बातें करने वाले कई आतंकवादी संगठन आज भी अपने नाम में इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंडियन मुजाहिदीन, अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट और जमात उल मुजाहिदीन इंडिया नाम के आतंकवादी संगठन आज भी भारत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ये खुद को इंडिया भी बताते हैं, इंडिया शब्द का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप खुद सोचिए कि क्या इंडियन मुजाहिदीन में इंडियन शब्द होने से यह आतंकवादी संगठन इंडिया हो सकता है? भारत के साथ इसका कोई रिश्ता कभी भी स्थापित हो सकता है? यह बात सही है कि इंडिया शब्द से लोग खुद को रिलेट जरूर कर सकते हैं जो भारत में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इंडिया नाम का गठबंधन इंडिया का पर्याय हो सकता है, यह सोचना गलत होगा। क्योंकि अगर नाम के आधार पर राजनीतिक पार्टियों को वोट मिलते तो आज देश में उन पार्टियों की सरकारें होती जिनके नाम में इंडिया लगा हुआ है या इंडियन लगा हुआ है। भारत की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां अपने नाम में इंडिया लगाती हैं, लेकिन इन पार्टियों की लोकसभा में हिस्सेदारी 1% भी नहीं है। आपने देखा होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, तो ये सारी जो पार्टियां हैं, ये जो वामपंथी दल हैं, ये सब बताते हैं कि हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हैं, इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी है। तमाम लेफ्ट पार्टियों के पास लोकसभा की इन सब की मिला के 5 सीटें हैं, जबकि इन सब के नाम में इंडिया लगा हुआ है। और यही बात आज आप सबको समझनी है। आप जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति से यही पूछते हैं कि उसका नाम क्या है। नाम के बाद आप उसका जो आपका दूसरा सवाल होता है वो है आप काम क्या करते हैं, यानी पहले नाम और फिर काम। तो विपक्षी दल अगर ये सोच रहे हैं कि देश के लोग उनसे सिर्फ उनका नाम पूछेंगे और काम नहीं पूछेंगे, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। अभी चुनाव होने में 10 महीने का समय बाकी है। विपक्षी दलों ने नाम तो बहुत अच्छा रख लिया, इंडिया। राहुल गांधी का ये आइडिया है, आइडिया अच्छा था। और कोई भी कंपनी जब बाजार में आती है, अगर वो अपना नाम बहुत अच्छा रख लेती है, अगर नाम बहुत कैची है, अगर नाम ऐसा है जिसके साथ लोग रिलेट करते हैं, तो फिर उसका आधा काम ठीक हो जाता है। लेकिन बाद में लोग काम देखते हैं, नाम को भूल जाते हैं। और यही बात आज विपक्ष के गठबंधन में, इंडिया नाम के इस गठबंधन में लोगों को समझनी पड़ेगी, नेताओं को समझनी पड़ेगी। आज इंडिया को बताना होगा कि अगर इंडिया चुनाव जीता तो फिर इंडिया का प्रधानमंत्री कौन होगा। आज इंडिया को यह बताना होगा कि अगर वो जीते तो उनकी रणनीति, उनके पास ऐसी कौन सी रणनीति है, ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो एनडीए की सरकार से अलग होंगी। क्या वो ये बता पाएंगे? क्या वो लोगों का विश्वास जीत पाएंगे? यह भी बहुत बड़ी चुनौती आगे चलकर होने वाली है। अब हम इंडिया और पाकिस्तान के लड़के और लड़कियों के बीच चल रही डिजिटल मोहब्बत का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। असल में राहुल गांधी जब निकले थे भारत जोड़ो यात्रा पर, तो वो कहते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। लेकिन असल में अब इस मोहब्बत की दुकान की बहुत सारी ब्रांच खुल गई हैं। ये मोहब्बत की दुकान अब भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी खुल रही है। और सोचिए, भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारों को,
दोनों के नेताओं को, दोनों की पार्टियों को यह बात समझ में ही नहीं आ रही है कि उनके अपने अपने देशों में मोहब्बत की बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं और वो चाहे कितनी भी भारत और पाकिस्तान के बीच नफरत पैदा कर लें, सेनाओं को आमने सामने खड़ा कर दें, कभी भी लड़ाई की बात होने लगे और बातचीत कभी भी बंद हो जाए, दोनों देशों के जो कलाकार हैं, गायक हैं, वो एक दूसरे की फिल्मों में काम नहीं कर सकते, दोनों देशों की क्रिकेट टीम एक दूसरे के साथ कभी खेल नहीं सकती, सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन देश समझता है, लेकिन जनता क्या कर रही है दोनों देशों की? जनता ने तो मोहब्बत की दुकानें खोल ली हैं, जनता डिजिटल मोहब्बत में डूबी हुई है। भारत और पाकिस्तान के लड़के आजकल डिजिटल मोहब्बत के नशे में डूबे हुए हैं। उन्हें अपने देश की रणनीति से कोई मतलब नहीं, अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति से कोई मतलब नहीं, हमारे देश के जो या उनके देश के जो जवान सीमा पर बैठे हुए हैं रक्षा करने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं। राजस्थान के रहने वाली अंजू नाम की लड़की जो अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई थी अभी हाल ही में, अब उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और उसका नया नाम है फातिमा। लेकिन सीमा हैदर की तरह पाकिस्तान में अंजू को लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा। अब दोनों देशों के समाज में अंतर देखिए। जब सीमा हैदर भारत आई और सीमा हैदर ने सचिन नाम के एक लड़के से शादी की बात कही और उसके साथ रह भी रही है, तो हमारे देश में ज्यादातर लोगों ने उसका स्वागत किया। लेकिन अंजू के साथ ऐसा नहीं हो रहा। अंजू ने अपना नाम बदल लिया, फातिमा कर लिया और अब उसने ये वीडियो जारी किया है। इस समय 35 साल की अंजू को लेकर पाकिस्तान में बहुत बहस चल रही है और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग अब अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि भारत की अंजू को पाकिस्तान में प्रवेश करने की इजाजत कैसे दी गई और अंजू को पाकिस्तान में प्रवेश करने का वीजा कैसे मिला और क्या यह मोहब्बत के नाम पर पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा नहीं है। साथ साथ आप ये वीडियो भी देखते रहिए। ये अंजू और नसरुल्लाह ने एक वीडियो बनाया है जिसे आपको ऐसा लगेगा देखकर कि आप कोई बॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जो भारत और पाकिस्तान में मोहब्बत को लेकर बनी हुई है। भारत के लोगों ने तो खुशी खुशी सीमा हैदर को अपना लिया था, लेकिन पाकिस्तान में वीजा को लेकर, अपना प्रॉपर वीजा लेकर गई अंजू की बहुत आलोचना हो रही है और कहा जा रहा है कि अंजू के इस्लाम धर्म अपनाने से भी पाकिस्तान का समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो फातिमा बन जाए लेकिन इससे कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि अंजू पाकिस्तान की नहीं है, वो भारत की है और भारत एक दुश्मन देश है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि 21 जुलाई को भारत से लाहौर आई 35 साल की अंजू ने 29 साल के नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है और अब अंजू अपना धर्म परिवर्तन करके फातिमा बन चुकी है। हमें अंजू और नसरुल्लाह का एक निकाहनामा भी मिला है जिसमें लिखा है कि अंजू ने पाकिस्तान में नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है और अब वो ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म भी अपना चुकी है और उसका नया नाम है फातिमा। यह वीडियो पाकिस्तान की एक अदालत का है जिसमें आप अंजू को एक बुरके में देख सकते हैं। अंजू का कहना है कि उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और ना ही वो फातिमा बनी है, लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया तो वो पाकिस्तान की अदालत में बुर्का पहनकर क्यों गई थी। अंजू का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में वो पूरी तरह सुरक्षित है और उससे वहां की पुलिस ने या किसी दूसरी सुरक्षा एजेंसी ने कोई पूछताछ नहीं की है। लेकिन दूसरी तरफ आज अंजू ने पाकिस्तान की अदालत से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा है कि वो नियमों के विरुद्ध पाकिस्तान में नहीं आई है, बल्कि वो 30 दिन के वीजा पर पाकिस्तान आई है और उसने कोई गलत काम नहीं किया है। आज हमारी टीम ने नसरुल्लाह से भी फोन पर बात की और हमने उससे सारी बातें पूछी। ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान की एक अदालत में बुर्का पहनकर अंजू जाती हुई नजर आई, ये वो तस्वीर है। बताया जा रहा है कि यही अंजू हैं, राजस्थान के रहने वाली अंजू अब पाकिस्तान में कुछ इस तरह दिखती हैं। नसरुल्लाह से आज हमने बात की और नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू से उसका निकाह नहीं हुआ है, लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 21 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने नसरुल्लाह के साथ एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक प्री वेडिंग शूट कराया था और अब ये सारे वीडियोस भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में वायरल हो रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर और अंजू की कहानी लगभग एक जैसी है। आप ये वीडियोस देखते जाइए, ये नसरुल्ला और अंजू के वीडियोस हैं। सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर भारत चली आई, जहां उसने हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है, और अंजू भारत में अपने पति और बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। और सीमा हैदर और अंजू दोनों ने ही शादीशुदा होते हुए अपने बच्चों को छोड़कर अपने से कम उम्र के पुरुष के साथ दोस्ती की और फिर बाद में शादी की है। तो ये समानताएं हैं अंजू में और सीमा हैदर में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सीमा हैदर सचिन से 7 साल बड़ी है और अंजू पाकिस्तान के नसरुल्ला से 6 साल बड़ी है। तो दोनों ही उम्र में अपने पति से बड़ी हैं या अपने दोस्त से बड़ी हैं जिसके साथ वो शादी करना चाहती हैं, निकाह करना चाहती हैं। दोनों में, एक में 7 साल का अंतर है, दूसरे में 6 साल का अंतर है। अंजू 6 साल बड़ी है नसरुल्ला से और सीमा सचिन से 7 साल बड़ी है। दूसरा जो दोनों में समानता है वो ये, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों ने अपने पतियों को छोड़ दिया है और दोनों ने ही, सीमा तो अपने साथ अपने बच्चों को लेकर आई है लेकिन अंजू अकेले गई है। आज बहुत सारे लोग ये बात समझ नहीं पा रहे कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच इतनी दुश्मनी है, उन दो देशों में लोगों में इस तरह के ये डिजिटल लव जो है ये परवान कैसे चढ़ रहा है और शादीशुदा महिलाएं प्यार में भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। भारत की एक शादीशुदा महिला अपने से कम उम्र के लड़के से शादी करने के लिए पाकिस्तान चली जाती है अपने पूरे परिवार को छोड़कर। पाकिस्तान की एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर अपने से लगभग 7 साल छोटे लड़के के साथ शादी करने के लिए भारत चली आती है। तो भारत और पाकिस्तान में आजकल ये जो डिजिटल मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, इस पर आज आपको एक नजर डालनी चाहिए। और ये भी देखिए कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो कैसे अब लगातार अंजू और नसरुल्ला की बात कर रहा है। जब सीमा हैदर यहां पर आई थी तो भारत के मीडिया में लगातार आपने देखा होगा सीमा हैदर की ही खबरें चल रही थी। अब पाकिस्तान में भी अंजू के साथ यही हो रहा है। आपने बताया कि हम अभी तो मंगनी कर रहे हैं और उसके बाद ही दोबारा आएंगे तो हम शादी करेंगे, ये आपने कहा है ऐसा कुछ? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो सब झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज फैला रही है। अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, सिर्फ एक विजिट टूर था उसका। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, विजिट टूर मैंने दिया है उसको एज अ गेस्ट। वो यहाँ रह रही है, अभी 2-3 में वो डिपोर्ट हो जाएगी जल्दी। मैं उसे पसंद करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत भी करता हूँ, पर शादी का अभी प्लान नहीं है उसका। मैं उसकी मर्जी से चलता हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं चलता। जब तक वो नहीं कहे, ना कुछ ना कहे कि शादी करे ना करे, मैं उसकी मर्जी से चल रहा हूँ, उसकी मर्जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर रहा। तो हम भारत और पाकिस्तान को कितना भी आपस में दुश्मन देश मान लें, आपने भी देखा होगा दोनों ही देश के सरकारें, लोग एक दूसरे को दुश्मन देश मानती हैं। दोनों की सेनाएं साल में 12 महीने एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं, अपनी सीमाओं की रक्षा करती हैं। भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से आज से नहीं, न जाने कितने दशकों से परेशान है। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से पाकिस्तान ने हमें बहुत तंग किया, बहुत दुख दिए, बहुत दर्द दिए, बहुत आतंकवाद दिया। और हम दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत बंद है, दोनों सरकारें आपस में कभी बातचीत नहीं करते। हम दोनों ही देशों की जो टीम है, क्रिकेट की टीम या बाकी खेलों की जो टीमें हैं, हम कभी खेलते भी नहीं साथ में। हमारी फिल्में वहाँ रिलीज नहीं होती, वहाँ के कलाकार हमारे यहाँ आकर कोई काम नहीं कर सकते, हमारी फिल्मों में काम नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते। ये सब सरकारों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाई है, रणनीति बनाई है, ये फैसले दोनों देशों के सरकारों ने लिए हैं, दोनों देशों की फौजों ने लिए हैं कि हम उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन जो जनता है, क्या वो भी अपनी सरकार के फैसलों को मानती है? जनता ने ऐसा लगता है कि ये सोच लिया है कि अगर पाकिस्तान हम पर अटैक करेगा तो हमें बचाने की जो जिम्मेदारी है वो तो सरकार की है, हमें बचाने की जिम्मेदारी सेना की है। सेना के जो हमारे जवान हैं वो पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान की सेना से लड़ेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने तौर तरीकों में जरा भी बदलाव नहीं करेंगे। हमें अगर मोहब्बत हो गई तो हो गई। और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अब भारत और पाकिस्तान में भी डिजिटल मोहब्बत की दुकानें खुली हुई हैं। शायद इन दोनों देशों की सरकारों को पता ही नहीं है कि इनकी जनता कर क्या रही है, भारत और पाकिस्तान के लड़के लड़कियां कर क्या रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच
सोशल मीडिया के जरिए 224 से ज्यादा लड़के और लड़कियां रिलेशनशिप में आ चुके हैं और इनमें से 6 से ज्यादा कपल्स ऐसे भी हैं जो अपने इस प्यार के लिए भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आ चुके हैं। इनमें पाकिस्तान की 2 लड़कियां पिछले साल गैर कानूनी तरीके से भारत आई थीं और ऐसी घटनाओं को मोहब्बत के लेंस से देखा जाता है। लेकिन जब सरकार, सरकारी संस्था या सेना से जुड़ा कोई व्यक्ति पाकिस्तान की किसी महिला से मोहब्बत करने लगता है तो इसे हम हनी ट्रैप का मामला कहते हैं। इसे हनी ट्रैप का नाम दिया जाता है। आज हमारा सवाल यह है कि यह कैसे तय होगा कि कौन सा प्यार है, किसे हम सच्ची मोहब्बत माने और किसे हम हनी ट्रैप माने। भारत और पाकिस्तान की सरकारें और सेनाएं भले ही आमने सामने हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच इस दीवार को सोशल मीडिया ने तोड़ दिया है। आप अपनी सीमाओं पर कितनी भी कटीली तारें लगा लीजिए, अपनी सीमाओं की कितनी भी सुरक्षा कर लीजिए, लेकिन डिजिटल मोहब्बत की ये जो सिग्नल्स हैं डिजिटल मोहब्बत के, ये उन सीमाओं को भेद कर पार चले जाते हैं। सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच काफी बातचीत होती है और इस मोहब्बत के बीच कोई दीवार नहीं है। लेकिन मेरा आज फिर से वही सवाल है कि जब बॉर्डर पर तैनात भारत का कोई सैनिक ये सब मोहब्बत की कहानियां देखता होगा तो उसे कैसा लगता होगा, क्योंकि वो भी अपने परिवार से दूर, अपनी पत्नी से दूर सीमा पर इस देश की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाता, अपने बच्चों से नहीं मिल पाता, अपने परिवार से नहीं मिल पाता। लेकिन हमारे देश की जो जनता है, वो हमारे देश के जो लड़के लड़कियां हैं, वो आज भी डिजिटल मोहब्बत में व्यस्त हैं और वो भी पाकिस्तान के साथ। अब आपको हम मणिपुर लेकर चलते हैं, जहां आज पूरे 83 दिनों के बाद मणिपुर में कुछ शर्तों के साथ इंटरनेट से प्रतिबंध हटा लिया गया है। मणिपुर की सरकार ने 3 मई को हुई हिंसा के बाद यह आदेश जारी किया था कि अब वहां इंटरनेट सेवा पर पूरे राज्य में रोक लगा दी जाएगी। लेकिन आज मणिपुर सरकार ने जो आदेश दिया उसमें इंटरनेट सेवा को कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दिया गया है और शर्त यह है कि अभी मोबाइल इंटरनेट पर मणिपुर में रोक जारी रहेगी। तो आप अपने मोबाइल फोन पर मणिपुर में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी जगह आपके डेस्कटॉप पर इंटरनेट चल पाएगा। आज लोकसभा में भी मणिपुर में हिंसा का मुद्दा उठा, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने संसद के दोनों सदनों के नेताओं को पत्र लिखा है और कहा है कि सरकार इस मामले में कुछ भी छिपा नहीं रही है और वो मणिपुर पर संसद में चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है, चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करने है, हमें कुछ छुपाना नहीं है। हमने दोनों विपक्ष के नेताओं को मैंने आज पत्र लिखा है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है, चुनाव में जाना है, जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। अब मणिपुर की ये आग आसपास के राज्यों में भी फैल रही है। आज मिजोरम में हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए, सड़कों पर आए और इन लोगों ने मणिपुर के कुकी समुदाय के लोगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया और इसमें मिजोरम के मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के कई मंत्री और सभी पार्टियों के विधायक भी शामिल थे। वो तस्वीरें आप देखिए। इस सब के बीच मणिपुर की सरकार ने बताया कि 22 और 23 जुलाई को म्यांमार से कुल मिलाकर 718 लोगों ने मणिपुर में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश किया है और अब स्थिति यह है कि म्यांमार के लोग मणिपुर में प्रवेश कर रहे हैं और मणिपुर के लोग अपनी जान बचाकर मिजोरम में जाकर भाग रहे हैं। इस घटना पर मणिपुर की सरकार ने असम राइफल से एक विस्तृत जानकारी मांगी है और असम राइफल से यह भी पूछा है कि म्यांमार से इतने सारे लोग गैर कानूनी तरीके से मणिपुर की सीमा में दाखिल आखिर कैसे हो गए। यह बहुत चिंता की बात है। यह घुसपैठ 22 और 23 जुलाई के दौरान हुई, जिसमें कुल मिलाकर 718 लोग म्यांमार के चिन स्टेट से भारत के मणिपुर राज्य में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कर गए और इनमें 209 पुरुष थे, 208 महिलाएं थीं और 301 बच्चे थे।
बड़ी बात यह है कि मणिपुर के जिस जिले में यह घुसपैठ हुई है वो जिला राज्य के चुराचांदपुर जिले से लगा हुआ है, जहां से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी। और यही वजह है कि अब मणिपुर की सरकार इस घुसपैठ का कनेक्शन राज्य में हो रही हिंसा के साथ बता रही है। इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक नक्शा दिखाता हूं। पहले आप ये नक्शा देखिए। आप जब ये नक्शा देखेंगे, देखिए भारत और म्यांमार के बीच कुल मिलाकर 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इनमें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार से लगती है। यह आप देखिए, ये भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। भारत और म्यांमार की जो सीमा है ये आप देख रहे हैं नीले रंग से। ये जो है ये सीमा है भारत और म्यांमार के बीच, और ये लगभग 1500 किलोमीटर लंबी सीमा है। और आप देखिए ये मणिपुर है। यहां जब आप देखेंगे ये मणिपुर है और यहां म्यांमार के साथ हमारी सीमा लगी हुई है। तो जो लोग घुसपैठ करके आए हैं वो इस सीमा को पार करके यहां आ गए। और इनमें भी मणिपुर और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर है वो 398 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो मैं आपको बता रहा हूं। मणिपुर के जो जिले इस समय हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो जिले म्यांमार की सीमा से ही लगने वाले जिले हैं, जो आप इस नक्शे में देख सकते हैं। ये म्यांमार है और ये जो जिले हैं देखिए सब म्यांमार की सीमा से लगे हुए जिले हैं। चांडेल है, टेंगनोपाल है, कामजोंग है और उखरूल जिला है। और चुराचांदपुर, जहां से आपने वो वीडियो देखा था 3 महिलाओं अब ये चिन स्टेट क्या है? म्यांमार का चिन स्टेट वो राज्य है जहां चिन कुकी समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए ये वही जनजातीय समुदाय है जो सांस्कृतिक रूप से मणिपुर के कुकी समुदाय से जुड़ा हुआ है। और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मणिपुर की हिंसा में जो कुकी विद्रोही ताकतें सक्रिय हैं उन्हें म्यांमार के इन लोगों से मदद मिल रही है। दो और बातें यहां पर नोट करने वाली है। पहली बात यह कि मणिपुर और म्यांमार के बीच जो 398 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, 398 किलोमीटर लंबा ये जो बॉर्डर है जिसे आप यहां देख रहे हैं हरी लाइन से, ये वाला, उसमें सिर्फ 10 किलोमीटर बॉर्डर ऐसा है जहां फेंसिंग की गई है। अब आप सोचिए 398 मतलब लगभग 400 किलोमीटर का बॉर्डर है, और इस पूरे 400 किलोमीटर के बॉर्डर में सिर्फ 10 किलोमीटर का बॉर्डर का इलाका ऐसा है जहां पर फेंसिंग की गई है, यानी जहां पर कंटीली तारों की बाड़ लगाई गई है। और बाकी का पूरा बॉर्डर 10 किलोमीटर इसमें से हटा लीजिए, 388 किलोमीटर का जो पूरा बॉर्डर है उस पर किसी भी प्रकार की कोई फेंसिंग नहीं है। यह बॉर्डर खुला हुआ है, पोरस है, जिसकी वजह से म्यांमार के लोगों के लिए मणिपुर में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करना बहुत आसान काम है। इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई मुश्किल नहीं होती। दूसरी बात, आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर म्यांमार के लोग अपना देश छोड़कर भारत के मणिपुर राज्य में आ क्यों रहे हैं, जहां पहले से ही इतनी हिंसा है? तो इसके 3 बड़े कारण हैं कि क्यों आ रहे हैं लोग। पहला कारण है म्यांमार के मौजूदा हालात। म्यांमार में इस समय सेना का शासन है और वहां की सेना लगातार जनजातीय समूहों के लोगों पर अत्याचार कर रही है ताकि वो विद्रोह की आग को फैलने से पहले ही रोक दे। तो म्यांमार में हालत मणिपुर से कहीं ज्यादा खराब है। वहां पर सेना का शासन है, वहां पर डिक्टेटरशिप है और वहां पर लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अब मणिपुर की सीमा के पास म्यांमार के इलाकों में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि म्यांमार में अगर वो मारे गए तो उनकी कोई बात नहीं करेगा, ना सुनेगा। लेकिन अगर वो किसी तरह मणिपुर पहुंच गए तो यहां की पुलिस और यहां की सेना भी इनके मानव अधिकारों की रक्षा करेगी और भारत का विपक्ष भी इनके अधिकारों की बात जरूर करेगा सरकार को दबाने के लिए। लेकिन अगर ये अपने ही देश में रहे तो या तो ये मर जाएंगे और या फिर इनकी जो स्थिति है वो नर्क में रहने जैसी रहेगी। इसलिए ये चाहते हैं कि कुछ भी करके मणिपुर में आ जाएं। दूसरा, मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा में
दो समुदाय आमने सामने हैं। एक तरफ मैतेई हिंदू हैं और दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनको शायद अभी ये लग रहा होगा कि मणिपुर में हिंसा क्यों हो रही है, मणिपुर में हिंसा में धर्म का भी एक रोल है, धर्म की एक भूमिका है। एक तरफ ईसाई हैं और दूसरी तरफ हिंदू हैं। मणिपुर की सीमा से लगे म्यांमार के चिन स्टेट में जो चिन कुकी समुदाय के लोग रहते हैं वो भी जनजातीय समूह से हैं और ईसाई धर्म को मानते हैं। तो एक तरह से मैतेई समुदाय का आरोप है कि म्यांमार से वो लोग मणिपुर में घुसपैठ कर रहे हैं जो कुकी समुदाय से जुड़ी विद्रोही ताकतों का साथ देना चाहते हैं, जो ईसाइयों का साथ देना चाहते हैं वहां रहने वाले मैतेई हिंदुओं के खिलाफ। और यह बात इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि चिन कुकी समुदाय के लोग अपने लिए एक अलग देश की मांग करते रहे हैं जिससे चिन कुकी लैंड भी कहा जाता है। उन्होंने इसका नाम रखा है चिन कुकी लैंड। और यही वजह है कि इस हिंसा में म्यांमार के लोग घुसपैठ करके अब मणिपुर में पहुंच रहे हैं। तीसरा, इस हिंसा में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये वहां के लोकल लोग समझते हैं कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा रोल है, हथियारों का वहां बहुत बड़ा धंधा चलता है। इन ड्रग्स और हथियारों को कौन कंट्रोल करेगा, यह भी एक बड़ी बात है। अब देखिए, इस नक्शे में जो गोल्डन ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में म्यांमार, लाओ और थाईलैंड के इलाके आते हैं जहां सबसे बड़ा ड्रग सिंडिकेट काम करता है। ये ट्रायंगल आप देख लीजिए, ये लाओस, म्यांमार और ये थाईलैंड से लगता हुआ है। तो इसमें 3 देश हैं, लाओस है, म्यांमार है और थाईलैंड है। यहां अफीम की खेती से लेकर हथियारों की तस्करी तक इस गोल्डन ट्रायंगल रीजन से ही होती है और फिर ये ड्रग्स और हथियार म्यांमार से मणिपुर पहुंचते हैं। आप भी सोचते होंगे कि मणिपुर में इतने सारे हथियार कहां से आ रहे हैं, ये उसका जवाब है। मणिपुर के लिए ये पड़ोसी देशों का जो ड्रग सिंडिकेट है ये बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को हिंदुस्तान के इतिहास से, हमारे सैनिकों के शौर्य से रूबरू कराया जा रहा है। दरअसल एक युद्ध और उसका अंजाम एक तरफ होता है, लेकिन उस युद्ध से क्या सीखा, कितना सीखा, वो दूसरी तरफ होता है। हालांकि पीछे आप बोफोर्स बंदूक भी देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल जब करगिल युद्ध में किया गया था तो उसके बाद पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं बचा था। लेकिन चाहे बोफोर्स हो या इसके पीछे धनुष, वो आज की तारीख में हमारी आर्टिलरी की ताकत का बखान भी करते हैं और ये भी दिखाते हैं किस तरीके से एक तरफ वो जो मेक इन इंडिया है और ये बोफोर्स जो कि भारतीय करण, इसका स्वदेशी करण निरंतर जारी रहता है। करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुई जिसने घुसपैठियों को बेचारा बना दिया। करगिल युद्ध में पहली बार इन तोपों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अब 24 साल बाद ये तोपें द्रास करगिल की हर पहाड़ी से अच्छी तरह परिचित हो गई और आधुनिक भी। 15,000 फीट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस धनुष हॉवित्जर भी मोर्चे पर लगाए गए हैं। किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में ये दुश्मन के परखच्चे उड़ा सकते हैं। हजारों मील में फैली घाटी में बोफोर्स और धनुष भारतीय सेना की ताकत को बढ़ा रहे हैं। धनुष की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। करगिल में अपना लोहा मनवाने वाली बोफोर्स के अपग्रेड वर्जन की क्षमता 28 किलोमीटर। धनुष की कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी बोफोर्स से ज्यादा है। बोफोर्स और धनुष हर मौसम में कारगर है। आज इन ताकतों के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं। न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर की वजह से भारत और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। अगर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे से कहीं से दुश्मन का फायर आ रहा हो, उनका आर्टिलरी फायर, रॉकेट कहां से आ रहा है ये निर्धारित करना हो ताकि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, तो वो कैसे पता लगाया जाए? उसके लिए भारत का ये वेपन लोकेटिंग रेडार स्वाति। बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। भारतीय सेना की ताकत को अगर हम आज के दौर में समझना चाहते हैं तो स्वदेशी निर्मित हथियार और उपकरण उसमें बहुत अहम हो जाते हैं। ये एक ऐसा रडार है जो पहाड़ों के पीछे, घाटियों के अंदर और जंगलों में छिपे हथियारों को खोजकर लोकेशन बता दे। स्वाति लोकेटिंग रडार को इसीलिए बनाया गया
ताकि अपनी ओर आते दुश्मन के गोले, रॉकेट या मोटार्स को ट्रैक किया जा सके। स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार 2 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक दूर से आते आर्टिलरी को पहचान लेता है, उसकी दिशा और गति बता देता है। 4 से 80 किलोमीटर दूर तक से आ रहे रॉकेट या छोटे मिसाइल को ट्रेस कर लेता है। साथ ही 2 से 20 किलोमीटर तक दूर से आ रहे मोटार के गोले को भी पहचान लेता है। ये हमारा वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति है। ये देश का पहला बना हुआ भारत का स्वदेशी वेपन लोकेटिंग रडार है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलोर ने बनाया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे सैनिक हैं। उनकी ताकत, वो उपकरण जो उन्नत रहे तो ज्यादा ताकत से हमारी सेना लड़ाई लड़ सकती है। तिरंगे की शान अगर हम सबके दिलों में है तो उसके रक्षक यही है। और हमेशा याद रखें, धन बुद्धिमान व्यक्ति का गुलाम होता है और मूर्ख व्यक्ति का गुरु।